दुनिया भर में मशहूर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन का 131वां जन्मदिन है आज। तो उनके जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। वे कहते थे कि आप जिस दिन हंसते नहीं हैं वह दिन बेकार हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार दिक्कतें हैं, मगर मेरे होंठ यह बात नहीं जानते, उन्हें तो केवल मुस्कुराना आता है। हम लोग सोचते बहुत हैं मगर महसूस बहुत कम करते हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि मुश्किलें भी और मुसीबतें भी। मुसीबत से याद आया कि कोरोना का मुसीबत चल रहा है। आइए कुछ पल के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ भी समय स्थायी नहीं होता है, समय ज़रूर बदलता है, तो अच्छे दिन वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज है 16 अप्रैल 2020, लेक्चर नंबर 22 है। ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। आज हम लोग देखेंगे हेज ब्रिज। इंडक्टेंस मेजर करने के लिए दूसरा ब्रिज है हेज ब्रिज। तो देखते हैं हेज ब्रिज। हेज ब्रिज का ब्रिज की बात करूँ तो हेज ब्रिज में भी 4 भुजाएं होंगी। जैसे कि आपको पता है कि एसी ब्रिज में हम लोग एसी सोर्स दिए हैं। 4 भुजाओं में इसके इम्पिडेंसेस होते हैं। तो इम्पिडेंसेस के हिसाब से इसमें है आपका R1 L1 पहली भुजा में, दूसरी भुजा में R2 है, तीसरी भुजा में R3 है, चौथी भुजा में R4 और C4 है। तो डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या है। लेट L1 इक्वल टू अननोन इंडक्टेंस हैविंग ए रेजिस्टेंस R1। तो ये अननोन इंडक्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है। इसी को हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि L1 क्या है और R1 क्या है। R2 R3 R4 है नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस। R2 हो गया आपका, R3 हो गया, R4 है जिसकी वैल्यू ज्ञात है। नॉन इंडक्टिव इंडक्टेंस का इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है रेजिस्टेंसेस। C4 क्या है, स्टैंडर्ड कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं C4 का इसमें। ब्रिज का बेसिक हम लोग देख चुके हैं। ब्रिज का बेसिक अगर आपको देखना है एसी ब्रिज का तो आप रिफर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 21। बैलेंस के कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि Z1 इक्वल टू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 होता है। उसी को हम लोग देखेंगे Z1। तो Z1 देखेंगे पहली भुजा में आएंगे। तो पहली भुजा में जब Z1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ रहा है R1 प्लस J ओमेगा L1। चौथी भुजा में जाएंगे, Z4 है, चौथी भुजा ये है आपकी, R है और C है। तो हम लोग लिख सकते हैं R4 माइनस J बाई ओमेगा C4, माइनस J बाई ओमेगा C4। 1 डिवाइड बाई J ओमेगा C है, J मैंने ऊपर लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो 1 डिवाइड बाई J ओमेगा C होता है। J अगर ऊपर लूँ तो माइनस टर्म आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C4। ये आपका आ गया Z4। Z2 की वैल्यू करूँ, Z2 की वैल्यू है R2। Z3 की वैल्यू लूँ, Z3 की वैल्यू है R3। सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के पश्चात मेरे को मिल रहा है यहाँ पे R1 इंटू R4, R1 R4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैं, तो J स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो -1 और माइनस प्लस 1 हो गया L1 डिवाइड बाई C4। ओमेगा ओमेगा क्रॉस हो गया, प्लस हो गया J ओमेगा L1। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे J ओमेगा L1 इंटू R4 माइनस J R1 डिवाइड बाई ओमेगा R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। तो जैसे कि बता है कि ब्रिज का बेसिक मैंने इसलिए बताया हुआ है, बेसिक जाके एक बार पढ़िए अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो। उसमें क्या करेंगे, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे दोनों साइड के। तो मैंने समझने के बेसिस पे जो रियल टर्म है उसको मैंने ग्रीन से डोनेट किया है, ग्रीन लाइन से। तो इसमें R1 R4 प्लस L1 डिवाइड बाई C4 रियल टर्म है। दूसरे पक्ष को देखूं, दूसरे साइड को देखूं तो R2 R3 रियल टर्म है। यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है। इमेजिनरी टर्म की बात करूं तो J ओमेगा L1 R4 माइनस J R1 डिवाइड बाई ओमेगा R4 इमेजिनरी टर्म है, जो कि केवल और केवल इसी साइड है, उस साइड नहीं है। इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल टर्म R1 R4 प्लस L1 डिवाइड बाई C4 इज इक्वल टू R2 R3। इक्वेट किए रियल टर्म को, इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे तो इमेजिनरी टर्म केवल इसी साइड में है, उस साइड में नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। सो आगे देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मैंने दिया इसको रियल टर्म वाले को, और इक्वेशन नंबर 2 मैंने दिया इमेजिनरी टर्म वाले को। दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो दो हमारे अननोन क्वांटिटी थे, याद होगा, तो L1 और R1। तो L1 और R1 के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आई हैव गिवन द फाइनल आंसर L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4 डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 का स्क्वायर, एंड R1 इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो ये मैंने दिया है इसको L1 और R1 की फाइनल वैल्यू, ये आपकी आ गई ब्रिज से। सो क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं तो द क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल इज गिवन बाई क्यू इक्वल टू होता है ओमेगा L1 डिवाइड बाई R1, क्योंकि इसमें हम लोग इम्पिडेंस वाला जो पार्ट है उसमें L1 और R1 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा C4 R4। ये आपका ब्रांच नंबर Z1 से आएगा, ये ब्रांच नंबर आपके Z4 से आएगा, जिसमें C और 4 है, जिसकी वैल्यू है C4 और R4। तो अगर मैं इस Q की वैल्यू को इस पे अगर प्लेस करूँ, L1 पे प्लेस करूँ, तो L1 विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ Q इज गिवन बाई R2 R3 R4 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस ये आपका है ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, और देख पा रहे हैं 1 डिवाइड बाई ओमेगा C4 R4 इज इक्वल टू Q। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई Q का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल L1 वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी फैक्टर Q। आगे देखते हैं इसमें। L1 इक्वल टू आया था R2 R3 C4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई Q का होल स्क्वायर। So for a value of Q greater than 10, the term 1 divided by Q square will be smaller than 1 and can be neglected। 1 divided by अगर 10 करूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, स्क्वायर रूट निकालूँ उसका, Q की वैल्यू अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक अपेक्षा में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो नीचे जो है 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R2 R3 C4। एडवांटेज की बात करूं इस ब्रिज की, तो इट गिव्स वेरी सिंपल एक्सप्रेशन फॉर अननोन इंडक्टेंस फॉर हाई क्यू ऑफ कॉइल। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन देता है L1 का। दूसरा, द ब्रिज गिव्स सिंपल एक्सप्रेशन फॉर क्यू ऑल्सो। क्यू की वैल्यू के लिए भी ये सिंपल एक्सप्रेशन देता है ब्रिज जो है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो इट इज सुटेबल फॉर हाई क्यू फैक्टर ओनली। ये ब्रिज केवल हाई क्यू फैक्टर के लिए उपयोग होता है, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 10। लेस के लिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। सो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया, ब्रिज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंडरसन्स ब्रिज। सो लेट्स सी द सेकंड ब्रिज ऑफ इंडक्टेंस मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एंडरसन्स ब्रिज। एंडरसन्स ब्रिज देखते हैं। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है ब्रिज जो है, ध्यान से देखेंगे इसमें। उसमें केवल 4 भुजाएं थी और बीच में डिटेक्टर था, जो आपका हेज ब्रिज था। एंडरसन ब्रिज में क्या होता है देखते हैं। इसमें जो डिटेक्टर रहेगा अपर साइड में रहेगा। इसमें नीचे वाला पार्ट में एक आपका वेरिएबल रजिस्टर जोड़ दिया गया है और एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर जोड़ दिया गया है। ये वाला ब्रांच में तुम्हारा ये वाला ब्रांच में है L1 और R1। तो L1 क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस टू बी मेजर्ड। इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, मेजर करना है। सेल्फ इंडक्टेंस है। R1 क्या है इसका, R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टर, इसका सेल्फ इंडक्टर का रेजिस्टेंस। R1 क्या है, ये छोटा वाला R1, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेल्फ इंडक्टर। इस सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टर के, वही रेजिस्टेंस है। दूसरा भुजा देखते हैं R3 वाला। R3 क्या है आपका, नॉन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, नॉन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस। R2 इज नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस। R है आपका नॉन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस। R4 है आपका सेम टू सेम वही नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस। और C है यहाँ पे फिक्स्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर। तो ये हम लोगों ने देखा ब्रिज, एंडरसन ब्रिज। अब देखते हैं हम लोग इसके बैलेंसिंग कंडीशन के बारे में कि ये बैलेंस कैसे होता है। ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन कैसे आएंगे। सो लेट्स सी। सो इस ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की बात करूँ तो एट बैलेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, I1 इक्वल टू I3। ये जो है डिटेक्टर कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो I1 इक्वल टू I3 बोल सकता हूँ। I2 इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, IC प्लस I4। I2 ये है, 2 ब्रांच में जा रहा है, I2 IC और I4। ओके, नाउ I1 इंटू R3
ये R3 में जो करंट है वो I3 है, बट I3 इक्वल टू क्या है, I1 है। तो I1 इंटू R3 इज गोइंग टू बी IC इंटू, इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, इसका इसका, सो IC इंटू 1 डिवाइड बाई j ओमेगा C। तो बैलेंस कंडीशन में दो क्या किया मैंने, इक्वेट किया दोनों के वोल्टेज को। यहाँ से मैं IC की वैल्यू लाऊंगा, कितना आएगा, I1 इंटू R3 इंटू j ओमेगा C। तो लेट इट, ये इक्वेशन नंबर 1। अदर बैलेंस इक्वेशन की बात करूँ तो दूसरा बैलेंस इक्वेशन फिर ये वाला ब्रांच दिख रहा है हमारा, ये वाला ब्रांच देखिए, ये वाला। तो ये वाला ब्रांच देखेंगे क्या होगा, I1 इंटू R1 प्लस j ओमेगा L1, ये Z1 वाला जो ब्रांच है ये, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा, तो I2 इंटू R2 प्लस IC इंटू R। तो ये आपका ये ब्रांच हो गया, ये आपका ब्रांच बैलेंसिंग कंडीशन। नेक्स्ट बैलेंसिंग कंडीशन एंड, देखिए IC R प्लस j ओमेगा C, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच। तो IC दोनों में करंट बह रहा है और R प्लस 1 डिवाइड बाई j ओमेगा C। इसके इक्वेट करेंगे कौन से ब्रांच को, इसको, ये कौन सा है, R4 है। R4 में कौन से करंट बह रहा है, I2 माइनस IC, I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, I4 इक्वल टू I2 माइनस IC। तो वहीं को पुटअप किया है, रहने को ये I4 ही है, I4 इक्वल टू I2 माइनस IC। तो लेट्स सी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया टोटल। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ IC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे कंसंट्रेट कीजिए। I1 इंटू R1 प्लस j ओमेगा L1 इज इक्वल टू I2 R2। IC के वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कहाँ से पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये आपका IC का वैल्यू इंटू R, IC का वैल्यू है I1 j ओमेगा C R3 इंटू R। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, I1 R1 प्लस j ओमेगा L1, यहाँ से ये जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस j ओमेगा C R3 इज इक्वल टू I2 R2। ये इक्वेशन बन गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फिर इक्वेशन नंबर 3 पे कंसंट्रेट कीजिए, फिर IC की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो IC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आपका IC है, j ओमेगा C R3 इंटू I1, यहीं से R प्लस 1 डिवाइड बाई j ओमेगा C इज इक्वल टू I2 माइनस, फिर से IC का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ IC दैट इज I1 इंटू j ओमेगा C R3 R4। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, I1 कॉमन लिए हैं, j ओमेगा C R3 इंटू R, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, j ओमेगा C R3 R4 इज इक्वल टू I2 इंटू R। आगे देखते हैं सिंप्लीफाई करके इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाला हमारा जो टर्म था, I1 इज इक्वल टू R1 प्लस j ओमेगा L1 माइनस j ओमेगा C R3 R इज इक्वल टू I2 R2। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, मैंने इस R3 को छोड़ दिया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे अभी, आप करेक्ट कर लीजिएगा। I1 जैसे इसमें कॉमन लेंगे तो j ओमेगा C R3 इंटू R प्लस j ओमेगा C R3 R4 प्लस R3 होगा, R3 यहाँ पे छूट गया था, इज इक्वल टू I2 R4। यहाँ से अगर मैं I2 के वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन से, तो I2 की वैल्यू आ रही है R3 बाई R4, j ओमेगा C R3, इसमें है j ओमेगा C R इंटू R3 बाई R4 इंटू I1। तो यहाँ से मैंने I2 का वैल्यू निकाला है, ये आपका I2 का वैल्यू है। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, रीचेक करके केवल R3 यहाँ पे प्लस करना है आपको। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा, R3 छूट गया था, आपको R3 इसमें प्लस करना है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 दीजिए। आगे बढ़ते हैं यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 में देखते हैं, ये वाला साइड है पूरा कॉपी है, यहाँ पे I1 इंटू R1 प्लस j ओमेगा L1 माइनस j ओमेगा C R3 इंटू R, सेम टू सेम। चेंजेस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा I2 इंटू R2। I2 की वैल्यू पुटअप कीजिए इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 की पूरी की पूरी I2 की वैल्यू है और उसके साथ मल्टीप्लाई किसका है, R2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो सब में आप R2 देख पाएंगे, ये आपका R2 एक्स्ट्रा टर्म है, बाकी यही सब पूरा रेप्लिका है। इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन में, अब इक्वेटिंग रियल टर्म। तो रियल टर्म को फिर से मैंने रेड से नॉमिनेट किया है। इधर आप रियल टर्म देख पा रहे होंगे, R1 प्लस R1, इधर है R3 इंटू R2 डिवाइड बाई R4 1 1। I1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका रियल टर्म आया ये
R1 की वैल्यू निकालूं तो R1 की वैल्यू आ रही है R3 R2 डिवाइड बाई R4 माइनस R1। इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे दोनों साइड। सो लेट्स सी द इमेजिनरी टर्म। अगर मैं रियल टर्म को इक्वेट करूं इन दोनों में, तो रियल टर्म को मैंने ग्रीन से जो है डिनोट किया है जे ओमेगा L1 माइनस जे ओमेगा सी R3 इंटू आर इज इक्वल टू जे ओमेगा सी R2 R3 प्लस जे ओमेगा सी R इंटू R2 R3 डिवाइड बाई R4। तो देखिए लेफ्ट साइड देखिए L1 माइनस सी R3 इंटू आर, L1 माइनस सी R3 इंटू आर। राइट साइड देखिए C इंटू R2 C इंटू R2 इंटू R3, C इंटू R2 इंटू R3 प्लस सी आर R2 R3 डिवाइड बाई R4। ओके, यहाँ से अगर मैं L1 की वैल्यू निकालूँ तो L1 की वैल्यू आ रही है C इंटू R3 इंटू आर प्लस C इंटू R2 R3 प्लस सी आर R2 R3 डिवाइड बाई R4। अगर मैं इसमें C R3 डिवाइड बाई R4 को कॉमन लूँ so it is coming R इंटू R4 प्लस R2 प्लस R2 इंटू R4। So this is the final equation of L1. So नोट करने की चीज़ ये है कि टू ऑब्टेन इजी बैलेंसिंग अल्टरनेट एडजस्टमेंट ऑफ R1 एंड R शुड बी डन एज दे अपीयर इन बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन में R1 और R की वैल्यू आ रही है, इसलिए उन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंडरसन्स ब्रिज। So the advantages of this Anderson bridge are, first one is it is easy balancing can be done using R and R1, जो हम देख चुके हैं पहले। R और R1 का वैल्यू को अल्टरनेट चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग हम लोग मीन्स प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड वन इज दिस ब्रिज इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, एंड द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। देख ही रखे हैं आप लोग, देख ही रहे हैं कॉम्प्लेक्स है ब्रिज। सो द ब्रिज इज मोर कॉम्प्लेक्स। सो दिस आर द एंडरसन ब्रिज एंड हेज ब्रिज। सो लेट्स सी द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, दैट इज द हेज ब्रिज। यू हैव टू राइट द मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर ऑफ हेज ब्रिज एंड दिस एंडरसन्स ब्रिज। होपफुली आप लोग घर में अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने दिया था मैक्सवेल ब्रिज का, होपफुली आप लोगों ने लिखा होगा। तो कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंडरसन्स ब्रिज और हेज ब्रिज के मैन्युफैक्चरर का नाम और मॉडल नंबर का नाम। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे द ब्रिज फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।